Assalamu alaikum students, you are welcome in my YouTube channel the Physics School, and today our discussion topic is all about the electric flux. Before to start this topic, I'll recall my previous knowledge about the charges. स्टूडेंट स्टार्ट में हम लोगों ने चार्जेस से मुतल्लिक पढ़ा और नेक्स्ट हमने देखा कि चार्जेस के अराउंड एक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लाइंस ड्रा करते हैं और उन लाइंस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो किसी भी स्पेसिफिक रीजन में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आई सबसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। The number of electric field lines passing through a certain area is called electric flux through that area. स्टूडेंट किसी भी certain एरिया में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल कंसिडर की है। सपोज करें यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो कि स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में यहाँ पे कंसिडर की गई हैं, और यहाँ पे मेरे पास दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस ए है एक सरफेस बी है, और ये यहाँ पे ए की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। अब देखें ए सरफेस में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें से 5 राउंड अबाउट लाइंस पास हो रही हैं, तो मैं बोलूँगा इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 5 है। सिमिलरली अगर बी सरफेस को देखें तो इसमें से ओनली 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, तो इस पॉइंट पे मैं बोलूँगा कि बी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्टूडेंट वो 2 है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस की स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकेंडली द सर्टन एरिया दैट इज प्लेस्ड इन the region of electric field intensity. स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है और एरिया कितना है, इन दो चीज़ों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा। तो इसका एग्जांपल मैं आपको ये ए डायग्राम से समझाता हूँ। सपोज करें ये मेरे पास एक एरिया है, सरफेस एरिया है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। यहाँ पे ये रैंडम फॉर्म में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रही हैं इस यूनिट एरिया में से। अब देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। अगर ये सरफेस एरिया लार्जर होता, ये इससे थोड़ा बड़ा होता, तो पॉसिबल है ये जो लाइंस इसके ऊपर या नीचे से पास हो रही हैं वो सारी इसमें से पास होती। अगर सारी लाइंस इसमें से पास होती तो मैं कह सकता था इसका फ्लक्स भी ज़्यादा होता। सिमिलरली अगर एरिया को चेंज ना करें, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को चेंज कर दें, उसको बढ़ा दें, मीन फर्स्ट अगर इसमें से 5 पास हो रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई वैल्यू है, अगर उसे इंक्रीज कर दें, पॉसिबल है इसमें से सरफेस एरिया में से 10 लाइंस पास हो जाए, 15 पास हो जाए, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को बढ़ाने से इस सरफेस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कम करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर एरिया स्मॉलर कर दें, शॉर्टर कर दें, तो मे बी अब अगर इसमें से 10 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, एरिया थोड़ा कम कर देंगे तो मे बी 10 की बजाय 5 पास हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस किस पे? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सरफेस एरिया, एरिया पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए सपोज करें यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 4 न्यूटन पर कूलम। सपोज कर लें यहाँ पे ये वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर 4 न्यूटन पर कूलम है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इस जगह पे परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 1 मीटर स्क्वायर सरफेस का एरिया प्लेस करें, तो इसका फ्लक्स जो है वो 4 होगा इसमें से, या फिर यूँ कह लें कि 4 नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 4 न्यूटन पर कूलम है, अगर यहाँ पे हम लोग इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर एक सरफेस एरिया, यूनिट एरिया जिसका एरिया 1 मीटर पर स्क्वायर हो, उसको प्लेस करें, तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया में से 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो जिस तरह से इसकी डिपेंडेंस की मैंने बात किया, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया पे, तो उसी तरह से इसका फार्मूला लिखा जाता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि कब जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, और अगर हम लोग सरफेस एरिया किसी थीटा एंगल पे प्लेस करते हैं तो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यूज़ होंगी, ये हम लोग चेकआउट करेंगे। सपोज करें ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फिर ए में इसकी कोई ना कोई वैल्यू ई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में गिवन है। अगर मेरे पास ये एक सरफेस एरिया है, इसको मैं परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लेस कर दूँ, परपेंडिकुलर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और जो मैंने ये वर्ड प्लेस किया है सरफेस एरिया, ये उनके नॉर्मल के अलॉन्ग प्लेस किया, आई मीन उनके परपेंडिकुलर प्लेस किया है। तो उस कंडीशन में देखें तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया में से पास होंगी, तो उस कंडीशन में मेरे पास जो फ्लक्स होगा उसको मैक्सिमम कंसीडर किया जाएगा, और उसको हम लोग यहाँ पे यूँ लिखेंगे फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू ए परपेंडिकुलर। ये जो मैंने इसकी सब्स्क्रिप्ट में लिखा है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम इफ द सरफेस एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देन द फ्लक्स इज टेकन एज अ मैक्सिमम। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द सरफेस एरिया इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम लोग सरफेस एरिया को पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लेस करते हैं, मीन अगर ये सपोज करें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो सरफेस एरिया भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग प्लेस करते हैं, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पॉसिबल, देखें यहाँ पे मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस एरिया की अबव सरफेस से पास हो जाएंगी, और मोस्ट ऑफ इसकी बिलो से, इसके अंदर से एक भी लाइन पास नहीं होगी, तो हम बोलेंगे इस कंडीशन में जो इसका फ्लक्स है सरफेस का वो कितना है, ज़ीरो है, जिसको हम लोग मिनिमम का नाम देंगे। इफ़ द सरफेस एरिया इज प्लेस्ड parallel to the electric lines of force then the electric flux is equal to 0। ये चीज़ है, ये phi e for electric flux and E electric field intensity at that point। ए पैरेलल, यहाँ पे एक ही सबस्क्रिप्ट में मैंने पैरेलल का सिंबल डाल दिया है। अगर सरफेस एरिया पैरेलल होगा तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी। नेक्स्ट केस हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट कि अगर हम लोग सरफेस एरिया को ना तो परपेंडिकुलर प्लेस करें, ना तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल प्लेस करें, किसी एंगल थीटा पे प्लेस कर दें, तो उस कंडीशन में हमारे पास फ्लक्स का कैलकुलेशन क्या होगा, फ्लक्स मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे यहाँ से इस वीडियो में। सपोज करें ये जो सरफेस एरिया है यहाँ पे, इसको थीटा एंगल पे हम लोगों ने प्लेस किया है स्टूडेंट, तो हम लोग इस सरफेस एरिया के कंपोनेंट बनाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे। इसके इस साइड पे जाएंगे, अगर देखें तो ये सरफेस एरिया का ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसका बनेगा हमारे पास एक्स एक्सिस कंपोनेंट, और ये वाला जो है इसका बनेगा वाई एक्सिस कंपोनेंट। ये किस तरह से बने हुए हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे मैंने ये इस डायग्राम में भी ए लिखा हुआ था, यहाँ पे भी ए लिखा हुआ था। ये ए क्या है, ये वेक्टर एरिया है, एरिया वेक्टर है, सॉरी। ये इसका कंसेप्ट सेम है जिस तरह से स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट ईयर में यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट लेते हैं। यूनिट वेक्टर फॉर अ सरफेस इज टेकन अलॉन्ग अ नॉर्मल ऑन द सरफेस। सेम ये जो एरिया है, ये जो एक सरफेस है, ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इसकी ये वाली सरफेस है, जबकि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर है तो वो उस पर नॉर्मल ली जाएगी। तो हम लोग अगर इसके हेड पे जाएंगे इस एरिया वेक्टर के, तो नॉर्मल ड्रा करें तो ये बनेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम लोग ए वाई का नाम देंगे। जिस पे नॉर्मल ड्रा किया वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखें ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट एरिया वेक्टर है ए, तो ये किस पे नॉर्मल होगा, अपनी इस सरफेस पे नहीं होगा, ये वाली सरफेस जो बन रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको ए साइन थीटा का नाम दिया है। जबकि हम लोग बात करें ए एक्स जो कि इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये किस पे नॉर्मल होगा, इस सरफेस पे नॉर्मल नहीं होगा स्टूडेंट, तो तभी हम लोगों ने इसको ए कॉस थीटा का नाम दिया है। तो आप देखें
ये जब थीटा एंगल पे था ये वाला सरफेस, तो हमने इसकी दो सरफेसेस बनाई हैं, एक आ रही है ए साइन थीटा और एक आ रही है ए कॉस थीटा। तो अब मुझे आप बताएं कि कौन सी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ए साइन थीटा ये वाली सरफेस है और स्पेस इसका एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, जबकि ए कॉस थीटा वाली सरफेस ये और स्पेस का एरिया वेक्टर ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बन रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हमें पता है कि हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं, जब हम लोग सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लेते हैं तो तभी फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इनके परपेंडिकुलर ए कॉस थीटा वाली सरफेस बनती है, ना कि ए साइन थीटा। ए साइन थीटा वाली सरफेस जो है स्टूडेंट, सरफेस एरिया, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल है। तो उस कंडीशन में फ्लक्स हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो जीरो है। तो हम लोग यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम, और वो कब होता है, जब हमारे पास सरफेस कौन सी होगी, ए कॉस थीटा। तो हम लोग आज से लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो देखें जिसमें कॉस थीटा आ रहा है तो ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं ई डॉट ए, बोथ आर अ वेक्टर क्वांटिटीज। बट हमें पता है वो प्रोडक्ट जिसमें कॉस थीटा आता है वो हमेशा स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फाई ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम लोग अब यूं भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, द डॉट प्रोडक्ट of electric field intensity and area vector is called electric flux. Very simple definition, dot product of electric field intensity and area vector is called electric flux student। तो अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें स्टूडेंट, यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसका यूनिट होगा स्टूडेंट, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट्स अ यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे इसका ये यूनिट बन जाएगा। अब हम लोग ये डायग्राम वाला दोबारा फ्लक्स चेक करेंगे। अब हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे जब भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। हम लोग इसका सिंपल एक्सप्रेशन याद करेंगे, फाई ई एरिया ई इंटू ए कॉज ऑफ थीटा। ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, तीनों डायग्राम में मैंने सरफेस एरिया पे उनका एरिया वेक्टर ड्रा किया हुआ है। स्टूडेंट ये एरिया वेक्टर का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ये यूनिट वेक्टर का वाला कंसेप्ट है। ये जो एरिया, ये सरफेस की जो लेंथ विड्थ है ये एरिया की मैग्नीट्यूड है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन किधर होगी वो हम लोग इस पर नॉर्मल ड्रा करेंगे। जिस तरह से यूनिट वेक्टर होता है, ये यूँ समझ लें कि एरिया का यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, तो ये उस पर नॉर्मल ही होगा। तो अब अगर हम लोग देखें, हम लोग एंगल देखें थीटा, थीटा किसके दरमियान में एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। इस फार्मूले को यूज़ करके दोनों सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट के लिए हम लोग चेक करें, देखें इस केस में व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों पैरेलल हैं। तो एंगल कितना बनेगा इस केस में, इस केस में एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर हम लोग इस फार्मूले में पुट करें तो ये बन जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटेंसिटी एरिया इंटू कॉज ऑफ 0। तो ये कितना होगा, कॉज 0 1 के इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ई इंटू ए बन जाएगा, तो जिसको हम लोग नाम देंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है, व्हेन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर, और यू कैन से दैट व्हेन द सरफेस एरिया इज हेल्ड perpendicular to the electric lines of force, then the electric flux is said to be a maximum। नेक्स्ट अगर हम लोग सेकंड केस जिसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक और एंगल से हम इसे डिस्कस करेंगे। अब देखें एरिया वेक्टर है अपवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हॉरिजॉन्टल, तो एंगल इनके दरमियान में जो बन रहा है स्टूडेंट्स वो बन रहा है 90 डिग्री। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक करें, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया इंटू कॉस 90, कॉस 90 होता है इक्वल टू 0, फाई ई की वैल्यू हो जाएगी 0, दैट्स नोन एज अ मिनिमम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम, ये दोनों केसेस हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मिनिमम when the area vector and electric field intensity are perpendicular to each other, you can say that when the surface area is parallel to the electric field intensity।
अगर हम लोग सरफेस एरिया की बात करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाली जो मैग्नीट्यूड है, ये जो सरफेस है। अगर हम लोग एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो उस सरफेस एरिया पे नॉर्मल की बात करें, सरफेस एरिया पे नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो जब सरफेस एरिया पे नॉर्मल एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम, या सरफेस एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम। जबकि दूसरे केस में हमारे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो फ्लक्स मिनिमम, या फिर सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल होंगे तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, ये हमारा आज का लेक्चर।